हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द ट्रू एंड मोस्ट ऑनेस्ट कॉर्नर ऑफ माय हार्ट। आज हम लोग ऐसे राइटिंग पर बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में आपको याद होगा कि मैंने आपको वो प्रोसेस बताई थी जो ऐसे राइटिंग की यूपीएससी को लेकर होनी चाहिए, या फिर मैं कहूँ प्रोसेस ऑफ ऐसे राइटिंग मैंने आपको बताई थी जो यूपीएससी के लिए ज़रूरी है और जिस पर चलकर ही आप एक ऐसे ऐसे राइटर के रूप में उभर पाएंगे, निखर पाएंगे, या आप एक ऐसे ऐसे राइटर बन पाएंगे जो कि यूपीएससी में हाईएस्ट स्कोर मार्क्स लाने के लिए, या यूँ मैं कहूँ कि हाईएस्ट स्कोर करने के लिए ज़रूरी है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि यूपीएससी की जो ऐसे पार्ट है वो बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है। अगर आप और सब्जेक्ट्स के बेस पर कंपेयर करोगे तो ऐसे में जितने मार्क्स आते हैं या लाए जा सकते हैं, वो और किसी भी विषय में ना आते हैं, ना लाए जा सकते हैं। और ये मैंने एविडेंस के रूप में डेटाज़ के साथ आपको बताया था। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, और वो कैसे डेवलप होगी उसी का प्रोसेस मैंने आपको बताया था। आज मैं फिर से आपको वो दिखा दे रहा हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है। बेटर होगा कि ये जो हमारी प्रोसेस है, अगर आप उसे एक अलग पेज में लिख कर जब भी आप ऐसे राइटिंग लिखने के लिए बैठें या उसे सीखने की कोशिश करें या जैसे भी करें, वो पेज आपके सामने होनी चाहिए प्रोसेस ऑफ ऐसे राइटिंग की, जिस जिस भी स्टेप की उसमें ज़रूरत है। उससे होगा ये कि जब भी आप बैठोगे तो वो प्रोसेस आपके दिमाग में रचता बसता चला जाएगा, और फिर एक स्ट्रक्चर के रूप में वो बिल्कुल आपके साथ स्टेबल हो जाएगा, जिससे कि जब भी आप ऐसे राइटिंग करने बैठोगे ना, तो फिर आप एक स्ट्रक्चर में उसे लिख पाओगे और हैबिचुअल हो जाओगे। क्योंकि ऐसे राइटिंग एक फ़्लो की डिमांड करती है कि पहले ये, फिर ये एक फ़्लो में होना चाहिए। जैसे कि आप कोई स्वीट सॉन्ग सुन रहे हो या एक बहुत अच्छी स्टोरी सुन रहे हो। अगर चीज़ें ऐसे आईं कि आपने बीच से शुरू की, पहले बीच का, फिर शुरू का, फिर लास्ट का, या पहले शुरू का, फिर लास्ट का, या बीच का, या पहले लास्ट का, फिर शुरू का, फिर बीच का, तो चीज़ें समझ में नहीं आती। और जब समझ में नहीं आएगी तो एग्ज़ामिनर जो है वो इम्प्रेस नहीं होगा, और फिर अगर वो इम्प्रेस्ड नहीं हुआ तो मार्किंग आपकी लो हो जाएगी। और मैंने ये भी कहा था कि यूपीएससी का ऐसे पेपर जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, वहीं दूसरी तरफ इससे कम मार्क्स भी और किसी पेपर में नहीं आते, अगर आपने अच्छी ऐसे नहीं लिखी तो। हाँ, तो मैं आपको वो प्रोसेस फिर से यहाँ दिखा दूँ जो मैंने ऐसे राइटिंग की स्ट्रेटजी के लिए डेवलप की थी। आप ये देखिए। ये आपके पास होनी चाहिए। ये पिछले क्लास में भी मैंने आपको लिख के बताया था। यहाँ चूँकि नए व्यूअर्स होते हैं, हमारे नए फ्रेंड्स आप लोग आते रहते हैं, जुड़ते हैं मुझसे, तो मेरा धर्म बन जाता है कि मैं उनके लिए भी फिर से बताऊँ। तो हो सकता है मैं इसे हर वीडियो में जब भी ऐसे राइटिंग की बात करूँगा तो ये आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। ऐसे राइटिंग में मैंने आपको बताया था कि उसमें सबसे पहले तो आपको ऐसे को समझना होता है कि उसकी मीनिंग क्या है, और उसके बाद उसकी डिमांड क्या है कि आपको उसमें लिखना क्या है आखिरकार, और ये गहरे तौर पर समझना होता है। और उसका सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि इसको करने के लिए पहले आपको रफ़ वर्क करना पड़ेगा, और रफ़ वर्क में उसमें कुछ मैंने बताया था कि फिर रफ़ वर्क के सब पार्ट्स क्या हैं, जिसमें मैंने डायमेंशंस की बातें की थी, फैक्ट्स की बातें की थी, और
रेफ़रेंस और कोटेशंस की बातें की थी कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपने रफ़ वर्क को तैयार करने के लिए, जिसके बेस पे आप फिर जो है, वो अपना एसे राइटिंग करोगे। तो आइए ज़रा रफ़ मटेरियल्स जो हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एसे राइटिंग का वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने रफ़ वर्क करना सीख लिया अच्छे से, तो ऐसे राइटिंग करना मुश्किल नहीं होगा फिर आपके लिए, या मैं यूँ कहूँ कि ऐसे राइटिंग एज़ कम्पेयर टू अदर्स आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अब चीज़ें आपके सामने हैं। मुझे इस तरह से आगे बढ़ना है, इस तरह से चीज़ों को लिखना है। लेकिन अगर आपने रफ़ वर्क करना सही से नहीं सीखा, तो फिर इतना टफ़ हो जाएगा ऐसे राइटिंग करना कि आप लिख नहीं पाओगे। अगर आपने जो लिखा भी, वो पढ़ने में फ़्लो नहीं रहेगा, वो एकदम अटपटा-सा हो जाएगा, अनबना-सा, और वो बेकार-सा लगेगा फिर मार्किंग अच्छी नहीं होगी। तो सबसे ज़रूरी है इसमें जो मैं बात करूँ तो वो है रफ़ वर्क आपका। और रफ़ वर्क को करने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि रफ़ वर्क आखिर है क्या? जैसे कि आपको किसी एसे पर लिखना है, तो अब देखिए उसमें आपको बहुत सारे कंटेंट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 1000 टू 1200 वर्ड्स में लिखना होता है। तो उन वो कंटेंट्स आएँगे कहाँ से? उन्हें ही मैं डायमेंशंस कहता हूँ कि आप एक ऐसे पर इस डायमेंशन से फैक्ट्स या कंटेंट्स लेकर आ सकते हो। तो ये डायमेंशंस कैसे-कैसे हो सकते हैं? आइए ज़रा उन डायमेंशंस को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कोई एक ऐसे आया, तो उसमें आप कहाँ-कहाँ से चीज़ें देखोगे? जैसे मैंने डायमेंशंस लिखे हैं जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, मोस्ट पॉसिबल डायमेंशंस मैंने लिखे हैं, यूपीएससी के ऐसे राइटिंग के अकॉर्डिंग। जैसे एक हो सकता है हिस्टोरिकल एंगल, कि ये ऐसे है, इसमें हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ था। तो वहाँ से आप चीज़ें लेकर आओगे कि ऐसे-ऐसे हुआ था। वहाँ से आप फैक्ट ला सकते हो। फिर एक पॉलिटिकल एंगल हो सकता है कि जो ये पूरी लीडरशिप रही है थ्रू आउट द पीरियड, उस लीडरशिप में ऐसी कोई क्वालिटी हो या ऐसा कोई इवेंट हुआ हो जो उस ऐसे से मैच करता है, उसे आप लिख सकते हैं। इकोनॉमिक एंगल हो सकता है, सोशल एंगल हो सकता है कि इकोनॉमी के फील्ड में ऐसी कुछ हुई हो, वो चाहे इंडिया का हो, वर्ल्ड का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो ऐसे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सोशल फील्ड की आप बात कर सकते हैं, कल्चरल फील्ड की बात कर सकते हैं, एनवायरनमेंटल फील्ड की बात कर सकते हैं, मटेरियलिस्टिक फील्ड की बात कर सकते हैं। मटेरियलिस्टिक कहने से मेरा मतलब, अब इसकी बहुत सारी फ़िलॉसफ़ी रही है। शुरुआत से बात करें तो कैपिटलिज़्म, सोशलिज़्म, या फिर और भी मैं बातें करूँ तो ये लेबर वर्ल्ड, तो इसकी अलग-अलग मटेरियलिस्टिक चीज़ों की फ़िलॉसफ़ीज़ पे कुछ फ़िलॉसफ़र भी रहे हैं, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए और भी बहुत सारे हैं। तो इन चीज़ों को आप इसमें लिख सकते हैं, यहाँ से कुछ फैक्ट्स निकाल के ला सकते हैं अपने ऐसे के लिए। साइंटिफिक एंगल हो सकता है, ज्योग्राफिकल एंगल हो सकता है, एथिकल या फिलॉसफिकल डायमेंशन हो सकता है, रिलीजियस डायमेंशन हो सकता है। रिलीजियस फील्ड जैसे कि मान लीजिए ये एपिक्स हुए हैं, रामायणा, महाभारता, या फिर भक्ति मूवमेंट, ये सब चीज़ें रही हैं, तो इन चीज़ों से आप निकाल कर ला सकते हो फिलॉसफी को, वो जो पॉइंट्स हैं वहाँ से ले सकते हो। पर्सनैलिटी बेस्ड, अब देखिए इतने सारे पर्सनैलिटी हुए। पर्सनैलिटी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायमेंशन है ऐसे राइटिंग का। जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, या और भी अलग-अलग पर्सनैलिटी रहे हैं, अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े, कॉमन से कॉमन, स्पेशल से स्पेशल। तो उनके लाइफ में के कुछ इवेंट्स अगर आपके ऐसे से मैच करते हैं, तो आप वहाँ से लेके आ सकते हो। सोशल मीडिया अब तो बहुत हाई हो चुका है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बातें होने लगी हैं, सोशल मीडिया के भी अलग-अलग डायमेंशंस हैं। वहाँ से अगर आपको कोई डायमेंशन मिलता है, कोई फैक्ट कंटेंट वहाँ से मिलता है, तो उसे आप लेके आ सकते हो। रिलेशनशिप बेस्ड, रिलेशनशिप भी एक एंगल है कि
कुछ ऐसा आया सोशल इशू पे बातें आई तो रिलेशनशिप ऐसे-ऐसे होता है, उसमें ये चीज़ें हैं। रियल लाइफ़ में इन चीज़ों को रियल लाइफ़ से भी कनेक्ट करके देखिए और आपने जो पढ़ा है उसे भी कनेक्ट कीजिए और फिर उन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ कंटेंट्स ढूँढ के लाइए या इंडिविजुअली ले आइए। तो आपको ये भी एक डायमेंशन हो सकता है ऐसे राइटिंग के कंटेंट को ढूँढने का। इमोशनल एंगल, अब आपकी अपनी लाइफ़ है, अलग-अलग फ़ेजेज़ होते हैं इमोशंस के कि एंगर है, सैडनेस है या एन्जॉयमेंट है। तो इमोशनल एंगल भी आप लेके आ सकते हैं। अगर ज़्यादातर देखिए फिलॉसफिकल एसेज पूछे जाते हैं, तो वो ह्यूमन सेंट्रिक होते हैं कि उसमें आपको इन्वॉल्व करने की अब ऐसे क्या है आपकी पर्सनैलिटी को ही टेस्ट करता है, क्योंकि उसमें ब्रॉड है बिल्कुल, कि आपको छोड़ दिया गया है आप जहाँ से भी कंटेंट लेके आ सको। तो उसमें आपको बहुत जगह अपने आप को पुट करना होता है। जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट होती है ना आपकी इंटरव्यू मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि वैसे ऐसे जो है, वो रिटन फॉर्म में आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करता है। तो आपको खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो इमोशनल एंगल एक हो सकता है। ह्यूमन सेंट्रिक एंगल हो सकता है कि अलग-अलग टाइप के ह्यूमन्स रहे हैं, अलग-अलग कल्चर्स से रहे हैं, उनकी अलग-अलग चीज़ें रही हैं। प्रिमिटिव पीपल हैं, अर्बन पीपल हैं, लोकल पीपल हैं, रूरल पीपल हैं। वहाँ से अगर आपको कोई डायमेंशन मिले तो आप वहाँ से ला सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका कोई ख़ास पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो ऐसा, जो उस ऐसे से मैच कर रहा है ऐसे के टॉपिक से, तो आप उसे भी लिख सकते हैं। इमेजिनेटिव, या अगर आप कुछ इमेजिन कर पाएँ, मान लीजिए कि अब डायमेंशंस आप लिख रहे हैं, अब आपको कुछ वर्ड्स कम पड़ रहे हैं, तो आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो इमेजिनेशन हो वो थोड़ी जेन्युइन हो, रियलिस्टिक हो, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल इमेजिनेटिव हो, जिसका रियल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं। ऐसी इमेजिनेशन जो रियल वर्ल्ड में वैसा हो सकता है, तो आप उसे भी अपने ऐसे राइटिंग में शामिल कर सकते हैं। तो ये डायमेंशंस है, यहाँ से आप कंटेंट लेके आ सकते हो और अपने ऐसे की जो वर्ड लिमिट है उसको पूरा कर सकते हो। डायमेंशंस के अलावा आपको फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी कुछ, कि जैसे मान लीजिए कि कोई वुमेन के ऊपर कुछ कोई ऐसे डाल दिया गया, तो वुमेन से रिलेटेड फैक्ट्स कि उनकी सोशल एम्प्लॉयमेंट में सिचुएशन क्या है या फिर अलग-अलग फ़ील्ड में उनकी सिचुएशन क्या है। उसके उनके एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई फैक्ट हो, तो अलग-अलग फैक्ट आते रहते हैं, डेटाज़ जिसे आप कहते हैं, तो उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोटेशंस और रेफ़रेंसेस, इनकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब होता क्या है, देखा जाता है कि शुरुआत करना हो या ख़त्म करना हो, तो कोई एक ब्यूटीफुल कोट से या कुछ स्पेशल लाइन्स हो या कोई किसी की रिपोर्ट हो, रेफ़रेंस हो, तो उसे हम डाल के शुरुआत कर सकते हैं या वैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे के स्ट्रक्चर में इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये हैं रफ़ वर्क के मटेरियल्स। इन ये आपके पास तैयार होने चाहिए कि अलग-अलग फ़ील्ड के अलग-अलग चीज़ों की बातें। अब मान लीजिए, अब आप इनको तैयार कैसे करेंगे? तो अब आपने मान लीजिए हिस्टोरिकल एंगल पकड़ा, हिस्टोरिकल डायमेंशंस, तो हिस्ट्री में जाइए शुरुआत से लेके, इंडियन हिस्ट्री में ही चले जाइए या वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जा सकते हैं। देखिए कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं। तो आपको करना ये है कि हर फ़ील्ड के इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो रहे हैं, उनके बारे में अपने लैंग्वेज में या उनकी लैंग्वेज भी ऐसी हो जो समझ में आए आसानी से, अपना और उनका कॉम्बाइन करके फिर आप इन पर फैक्ट्स तैयार कीजिए और इनकी एक अलग नोटबुक रखिए जिसमें आप रफ़ वर्क मटेरियल्स पर आपके पास चीज़ें तैयार होनी चाहिए। ताकि जब आप लिखने बैठो, तो आपको ज़्यादा ना सोचना पड़े। कि आप बिल्कुल नए रूप में अभी आपने सोचा हिस्टोरिकल और अभी आप सोच रहे हैं। ऐसी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। फिर जब आप लिखने बैठो, तो डायमेंशन तो देखो कि इस ऐसे से जो ये जो पर्टिकुलर ऐसे पूछा गया है, मैंने हिस्ट्री में ये चीज़ें तैयार की थी, ये इवेंट तैयार किए थे। तो कौन-सा इवेंट इससे मैच कर रहा है? अब देखिए,
एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, 7 से 8 डायमेंशंस काफ़ी होंगे आपके लिए। 7 टू 8 डायमेंशंस, क्योंकि मान लो आप 100-100 वर्ड भी उस पर लिखोगे, तो 700-800 वर्ड तो ऐसे ही हो गए। आपको 1000 वर्ड से आप 1200 वर्ड्स में लिख सकते हो, 1000 टू 1200 वर्ड। तो बाकी जो बचेगा, अब ऐसे का स्ट्रक्चर जब मैं आपको बताऊँगा तो उसमें और भी पार्ट्स होते हैं। जैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कुछ ये भी जगह लेंगे, 100-150 शब्द तो ये भी ले लेंगे और कुछ अपनी तरफ से भी लिखना होता है, वो मैं बताऊँगा। तो वो मिल के आपके स्ट्रक्चर को पूरा कर देंगे, ऐसे को पूरा कर देंगे। तो मैंने इतने सारे डायमेंशंस दिए हैं। अब देखिए, इसमें से कोई भी ऐसे हो, 7 से 8 डायमेंशन आपको ऐसे मिल ही जाएँगे, जिन्हें आप वहाँ लिख सको। अगर आपने 20 को तैयार किया है, या जितने भी यहाँ पे हैं, आपने 15-20 तैयार कर लिया डायमेंशन, तो 15-20 में से, और उसमें बहुत सारे इवेंट्स होंगे। ये नहीं कि सिर्फ़ इसमें से एक-एक इवेंट ही होगा, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बहुत सारे एरियाज़ होंगे आपके डेटा के। तो वहाँ से कोई न कोई आके आपका 7-8 डायमेंशन पूरा कर देगा, लेकिन ये आपके पास तैयार होनी चाहिए। ये जब आपके पास रहेगा ना, तो फिर आपका ग्राउंड तैयार हो गया, आपकी नींव तैयार हो गई ऐसे कि अब फिर ऐसे राइटिंग में आपको मज़ा भी आएगा, और सबसे बड़ी बात कि अब आप विश्वास के साथ ऐसे लिख पाओगे कि हाँ, मैं लिख सकता हूँ, और ये चीज़ें नहीं रहेंगी, तो फिर आप बहुत डर में रहोगे और फिर गड़बड़ हो जाएगी, आप उतने मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप इसे तैयार करें। हम फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।